गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान विषय का 12वां चैप्टर प्रमुख प्राकृतिक संसाधन लेकर आए हैं। तो इन प्रश्नों को आप ध्यान से समझना। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम अभ्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, खेजड़ली के बलिदान से संबंधित है। तो ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें खेजड़ली के बलिदान से संबंधित कौन है? अमृता देवी बिश्नोई है। तो ऑप्शन हो जाएगा घ। देखो, अमृता देवी बिश्नोई है। उनके साथ लगभग 363 बिश्नोई संप्रदाय के स्त्री पुरुष एवं बच्चों ने अपना बलिदान दिया था। यह घटना करीब 260 वर्ष पूर्व 18वीं सदी में बिश्नोई समुदाय द्वारा की गई। और यह घटना कहाँ हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए, राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में करीब 84 गांव के लोगों ने अमृता देवी नाम की महिला के नेतृत्व में जोधपुर के महाराज के आदेश के बावजूद पेड़ों को काटने का विरोध किया था। तो इस घटना में लगभग 363 लोग हैं, उन्होंने अपना बलिदान किया था। और इसके बाद ही वन संरक्षण के लिए कठोर कानून है वो बना था। अगला प्रश्न है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इस प्रश्न में क्या पूछा है देखना। भूजल संकट के कारण है। भूजल संकट, भूमि में जल की कमी होती जा रही है, तो क्या प्रमुख कारण है? जल स्रोतों का प्रदूषण, तो यह भी प्रमुख कारण है कि आज के समय में जो जल के स्रोत है, जो जोहड़ है, नदी है, तालाब, समुद्र वगैरह, तो वो प्रदूषित होते जा रहे हैं। जिसके कारण भी क्या होता है, जो अंतःस्रवण दर है जल की, मृदा में रिसने की दर है वो कम होती जा रही है। भूजल का अतिदोहन, भूमि में जो जल है उसका अतिदोहन कर रहे हैं, आवश्यकता से अधिक उनका दोहन कर रहे हैं, जिससे भी भूमि में जल की कमी हो रही है। जल की अधिक मांग, जनसंख्या वृद्धि के साथ ही जल की मांग भी बढ़ गई। तो उपरोक्त सभी कारण हैं जल संकट के। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। आगे पूछा है, लाल आंकड़ों की पुस्तक संबंधित है। देखो, जो लाल आंकड़ों की जो किताब आती है वह IUCN द्वारा निर्देशित होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये इसका पूरा नाम है। IUCN द्वारा निर्देशित ही कौन है? लाल आंकड़ों की पुस्तक। और इस पुस्तक में संकटग्रस्त प्रजातियां जो होती हैं उनको सूचीबद्ध किया जाता है। तो यह पुस्तक किससे संबंधित होगी? संकटग्रस्त वन्य जीवों से, जो वन में पाए जाने वाले जीव जो संकटग्रस्त है उनसे, यानी संकट आ गया उन पर और आने वाले समय में वो नष्ट भी हो जाएंगे अगर उनका उचित रूप से संरक्षण नहीं किया तो। दुर्लभ वन्य जीवों से, जो कठिन वन्य जीव जो मुश्किल से मिल रहे हैं पूरे विश्व में, तो उनको भी सूचीबद्ध किया जाता है। विलुप्त जातियों से, ये विलुप्त जातियां जैसे डायनासोर वगैरह हैं उनको भी वहाँ सूचीबद्ध किया जाता है। उपरोक्त सभी, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा घ। उपरोक्त सभी जो प्रकार की जातियां हैं इनको IUCN में सूचीबद्ध किया जाता है। आगे हमसे प्रश्न पूछा है, सरिस्का अभयारण्य स्थित है। जो सरिस्का अभयारण्य है वह कहाँ स्थित है? वह राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा अलवर जिला है, इसमें जो सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य है वह स्थित है। आगे पूछा है, कार्बन, सर्वाधिक कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है। तो सर्वाधिक कार्बन है वह एंथ्रेसाइट नामक कोयला है, उसमें पाया जाता है। 4 प्रकार का कोयला आता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। इनमें सर्वाधिक कार्बन किसमें आएगा? एंथ्रेसाइट में सर्वाधिक आएगा। और आप इसकी मात्रा भी याद कर सकते हो, 94 से लेकर कितना? 98 तक आएगा। कितना? 94 से लेकर 98 तक। ठीक है, याद कर लो कि 94 से लेकर 98% तक कार्बन होता है किसमें? एंथ्रेसाइट में। और जो पीट है इसमें 27% है। लिग्नाइट है इसमें 28 से 30% है। और एंथ्रेसाइट में मैंने अभी बताया आपको 94 से 98% है। और बिटुमिनस में 78 से 86% तक कार्बन है वो पाया जाता है। फिर है, संकटापन्न जातियों से क्या तात्पर्य है? देखो, संकट आपन यानी उन पर संकट आ गया है। वे जातियां जिन पर क्या आ गया? संकट, जिनके संरक्षण के उपाय यदि नहीं किए गए, वर्तमान में जिनको संरक्षित नहीं किया गया, तो आने वाले समय में वे समाप्त हो जाएगी, संकटापन्न जातियां कहलाती है।
या यूँ कह सकते हैं ना अपन कि ये वे जातियाँ हैं जिनके संरक्षण के उपाय यदि नहीं किए गए तो ये निकट भविष्य में समाप्त हो जाएंगी। जैसे संकटापन्न जातियाँ कौन सी है? गेंडा, गोडावण, बब्बर शेर, बघेरा आदि ये संकटापन्न जातियाँ कहलाती है, जिनके संरक्षण का यदि हमने वर्तमान में उपाय नहीं किया तो आने वाले समय में नष्ट हो जाएंगी। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? राष्ट्रीय उद्यान वे प्राकृतिक क्षेत्र है जहाँ पर्यावरण के साथ साथ वन्य जीवों एवं प्राकृतिक अवशेषों का संरक्षण किया जाता है, उन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। कि इनमें जो वन में पाए जाने वाले जो जीव हैं, जो शेर वगैरह हैं, गेंडा, गोडावण, जो बब्बर शेर, हाथी वगैरह जो भी जंगल में पाए जाते हैं, उनके साथ साथ ही जो पर्यावरण है यानी जो वहाँ के पेड़ पौधे वगैरह आसपास का वातावरण है वहाँ का, वो भी सुरक्षित रखा जाता है, संरक्षित किया जाता है, उसकी उचित देखभाल की जाती है ताकि वन्य जीव है आराम से उस वातावरण में रह सके। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, सिंचाई की विधियों के नाम लिखिए। तो सिंचाई की जो आधुनिक विधियाँ हैं वो कौन सी हुई? एक तो फव्वारा विधि और एक है टपकन विधि। जो टपकन विधि है इसे बूंद बूंद विधि भी कहते हैं, इसमें बूंद बूंद करके पानी गिरता है, और फव्वारा विधि है इसमें फव्वारे के रूप में पानी गिरता है। तो दोनों विधियों में सर्वाधिक जल की बचत किस विधि में होगी? आप क्या बताओगे? टपकन विधि। टपकन विधि में जल है उसकी और अधिक बचत होती है, और यह विधि बगीचों या बागवानी क्षेत्र है वहाँ अधिक उपयोग की जाती है, क्योंकि इसमें जो पौधा है उसके जड़ के पास बूंद बूंद करके पानी गिरता है। आगे पूछा है उड़न गिलहरी किस वन्य जीव अभयारण्य में पाई जाती है? तो उड़न गिलहरी है सीता माता वन्य जीव अभयारण्य में पाई जाती है। ये कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है, उसमें उड़न गिलहरी पाई जाती है। नाम क्या होगा उड़न वन्य जीव अभयारण्य का? सीता माता, जो कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ में। आगे हमसे प्रश्न पूछा है, देखो पेट्रोलियम के घटकों के नाम लिखो। देखो जमीन से जो प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है हमें? पेट्रोलियम, ठीक है। फिर इस पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, वैसलीन, स्नेहक आदि प्राप्त हो जाते हैं। इस पेट्रोलियम में मुख्य रूप से कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं? प्रोपेन व ब्यूटेन। कौन से होंगे पेट्रोलियम में? प्रोपेन व ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन होते हैं। और तो क्या पूछा है? पेट्रोलियम के घटकों के नाम लिखिए। तो आप बता सकते हो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, वैसलीन, स्नेहक आदि पेट्रोलियम के घटक हैं। और इसी पेट्रोलियम का जब प्रभाजी आसवन किया जाता है तो ये घटक हमें प्राप्त हो जाते हैं। याद रखना जो प्राकृतिक गैस है इसी को जब संपीड़ित किया जाता है, संपीड़न में क्या करते हैं? उच्च दाब व निम्न ताप देंगे। तो प्राकृतिक गैस को जब उच्च दाब व निम्न ताप देंगे तो प्राकृतिक गैस संपीड़ित हो जाएगी, और इसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस या सीएनजी कहते हैं। आगे पूछा है जल संरक्षण व प्रबंधन के 3 सिद्धांत लिखिए। जो जल है उसका संरक्षण हो सके और उचित तरीके से प्रबंधन हो, तो 3 सिद्धांत कौन से होंगे? देखना, जो जल है उसकी उपलब्धता बनाए रखना, पहला सिद्धांत लिया है अपन ने कि जो जल है उसकी उपलब्धता बनी रहे ताकि भविष्य में भी हम इसको उपयोग में ले सकें। फिर जल को प्रदूषित होने से बचाना, जो जल है कुछ ऐसा करे जिससे वो प्रदूषित होने से बच जाए, और संदूषित जल को स्वच्छ करके उसका पुनर्चक्रण करना। अगर जल प्रदूषित हो गया, अगर प्रदूषित जल पड़ा है तो उस जल स्रोत से उस प्रदूषित जल को स्वच्छ जल में परिवर्तित करेंगे। तो ये 3 है जल संरक्षण और प्रबंधन के महत्वपूर्ण सिद्धांत। आगे हमसे पूछा है सामाजिक वानिकी क्या है? देखो सामाजिक वानिकी का मतलब है वनों का विस्तार करें। कौन? समाज के लोग हैं, उन्हीं के द्वारा क्या होगा? वनों का विस्तार है वो किया जाएगा, ठीक है। तो सामाजिक वानिकी के अंतर्गत वनों के क्षेत्र में विस्तार किया जाता है। वन है उनको और अधिक बड़ा कर किया जाता है ताकि गांव वालों को चारा मिल सके, जलाऊ लकड़ी मिल सके, और गौण जो वनोत्पाद हैं और भी वन्य उत्पाद हैं वो प्राप्त हो सके। इससे तात्पर्य यह है कि वनों से समाज के व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो सके। सामाजिक वानिकी के 3 घटक हैं।
कि कैसे कैसे हम लोग वन लगाएंगे। एक कृषि वानिकी है, इसमें क्या करेंगे, वन लगाएंगे साथ साथ कृषि कार्य भी करेंगे। वन विभाग द्वारा नहरों, सड़कों, अस्पताल आदि सार्वजनिक स्थानों पर सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वृक्षारोपण करना। जो सरकार का जो वन विभाग है, यही क्या करता है, प्रतिवर्ष नर्सरी भी लगाता है वन विभाग ही। तो यही क्या करेगा, नहर, सड़क और हॉस्पिटल जो है उन पर वृक्षारोपण करवाएगा। और नेक्स्ट है ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण। जो ग्रामीण लोग हैं, ये भी कोई ऐसी भूमि है जो सार्वजनिक है, जहाँ जो सभी की है, सभी पर जिनका हक है, उन पर वृक्षारोपण है वो किया जाएगा। आगे पूछा है कोयले के प्रकारों के नाम लिखिए। तो जैसे कि पहले भी मैंने बताया था कि जो कोयला है वह 4 प्रकार का होता है। कितना कोयला होगा, 4 प्रकार का। पहले के प्रश्न में क्या पूछा था कि सर्वाधिक कार्बन किस प्रकार के कोयले में पाया जाता है, तो अपन ने उत्तर किया था एंथ्रेसाइट, जिसमें 94 से 98% कार्बन होता है। तो कोयला कितने प्रकार का होता है, कोयला है वो 4 प्रकार का होता है। टोटल कितना करोगे आप, 4। कौन कौन सा है, एक एंथ्रेसाइट है जिसमें कार्बन की मात्रा 94 से 98% होती है। लिग्नाइट है जिसमें कार्बन की मात्रा 28 से 30% होती है। बिटुमिनस है जिसमें कार्बन की मात्रा 78 से 86% होती है। और पीट, इसमें कार्बन की मात्रा 27% होती है। यदि प्रश्न यूँ पूछा जाए कि किस प्रकार के कोयले में या कोयले के किस प्रकार में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, तो आपका क्या उत्तर होगा, पीट। देखो इधर पीट है जो कोयला, उसमें 27% ही कार्बन होता है। और एंथ्रेसाइट है उसमें 98 से 98% होता है। तो यूँ पूछा जाए कि कार्बन की सर्वाधिक अधिक मात्रा किस कोयले में पाई जाती है, तो एंथ्रेसाइट। तो इनमें अच्छा कोयला कौन सा हुआ, कार्बन की प्रतिशतता के आधार पर अच्छा कोयला है एंथ्रेसाइट हुआ। आगे पूछा है सतत पोषणीय विकास से क्या तात्पर्य है। सतत यानी लगातार, पोषणीय विकास की पोषण मिले जिससे विकास कार्य हो। किसी भी संसाधन का प्रयोग सतर्क होकर करना चाहिए ताकि उस वस्तु का प्रयोग न केवल हम कर सके बल्कि जिसका प्रयोग आने वाले समय की पीढ़ी भी अपनी आवश्यकता अनुसार कर सके। तो वही है सतत पोषणीय विकास कि संसाधनों का इस प्रकार विकास हो कि हम ही नहीं, आने वाली पीढ़ियाँ भी उनको काम में ले सके। वो सतत पोषणीय विकास हो कहलाता है। आगे है वन्य जीव संरक्षण से क्या तात्पर्य है। देखो वन्य जीव संरक्षण मतलब वन में पाए जाने वाले जो जीव हैं उनका क्या करें, संरक्षण। वन्य जीव जंतुओं के लिए प्रयुक्त होता है, वन्य जीव जंतुओं के लिए प्रयुक्त होता है जो प्राकृतिक आवास में निवास करते हैं। तो वन्य जीव का मतलब वन में पाए जाने वाले जो जीव हैं उनको वन्य जीव कहते हैं। और ये जीव है वन में जो वो पौधे वगैरह होते हैं उधर से ही भोजन भी प्राप्त कर लेते हैं और आवास भी प्राप्त कर लेते हैं। तो वन्य जीव कौन से हुए, हाथी, शेर, गेंडा, हिरण आदि वन्य जीव है। किंतु व्यापक रूप से वन्य जीव प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों की जातियों हेतु प्रयुक्त होते हैं। तो व्यापक रूप से वन्य जीव हैं वो प्रकृति में जो जीव पाए जाते हैं, पेड़ पौधे की जाति है, उनमें प्रयुक्त होंगे। वर्तमान में मानव के द्वारा ऐसे कारण उत्पन्न कर दिए गए हैं जिससे वन्य जीवों का अस्तित्व है वो समाप्त हो गया है और वन्य जीवों पर खतरा भी आ गया। अनेक वन्य जीवों की प्रजातियां नष्ट भी हो गई है या नष्ट होने की कगार पर है। तो इन्हीं प्रजातियों को हम बांटते हैं कुछ भागों में, जैसे दुर्लभ प्रजाति, ऐसी प्रजाति जो विश्व में किन्हीं भागों में पाई जाती है वो दुर्लभ प्रजाति कहलाएगी। संकटग्रस्त प्रजाति, ऐसी प्रजाति जिस पर संकट आ गया है यानी आने वाले समय में अगर उसका संरक्षण नहीं किया तो वो नष्ट हो जाएंगी। विलुप्त जातियाँ, ऐसी जातियाँ जो पूरे विश्व में कहीं भी नहीं पाई जाती वो विलुप्त जातियाँ कहलाती है। एक है सभेदय जातियाँ, जिनकी संख्या वर्तमान में तो पर्याप्त है पर आने वाले समय में संख्या अगर संरक्षण नहीं किया तो कम हो जाएगी, वो सभेदय जातियाँ कहलाती है। और एक है अपर्याप्त ज्ञान प्रजातियाँ, ऐसी प्रजातियाँ जिनके बारे में हमें पर्याप्त जानकारी नहीं है, अपर्याप्त ज्ञान प्रजातियाँ कहलाती है। इस प्रकार इन प्रजातियों को
टोटल कितने 5 भागों में हम लोग बांटते हैं। आगे क्या कहा है, इसलिए वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, एक बार जो वन्य जीव हैं उनके संरक्षण के लिए क्या पूछा है, थोड़ा मिस्टेक हो गया इसमें। क्या पूछा है, इसलिए वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 1972 में वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम बनाया गया। तो इन्हीं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए क्या किया, 1972 में वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम बनाया। वन्य जीवों की पूर्ण सुरक्षा तथा विलुप्त होने वाले जंतुओं को संरक्षण प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।